बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, सिंटेक्स बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैस, इसका पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं, हम इस चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर 101 खोल लीजिए बुक, या फिर आप जो है इसका PDF खोल लीजिए। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। चलें भाई आगे चलते हैं। MCQs सॉल्यूशंस का पार्ट 1 है ये। MCQs पहला जो है वो इसमें कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो है वो रेशो ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपने बताना है। तो 4 चॉइस उसने दी हैं, आपसे पूछ रहा है भाई इसमें से कौन सी होंगी। पहली उसने बोला है कि ए में उसने कहा है, आपको ए में कहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 2 गैसेस बोला। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो दोनों का बता दीजिए क्या होगा। ए में बोल रहा है 1:2 होगा, बी में बोल रहा है 2:1 होगा, सी में बोल रहा है कि 1:4 होगा, और डी में बोल रहा है कि 4:1 होगा। अब इन चारों में से कौन सा रेशो होगा? एक बात आप मेरे जहन में पक्की बिठा लें। आपको पहली बात, यहाँ 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। 2 डिजिट्स, इनमें से पहला डिजिट जो है वो किसको बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, दूसरा डिजिट जो है वो किसके बारे में बता रहा है। इसको करना बहुत आसान है, ये तरतीब याद रखिएगा। पहला जो भी नाम आपको मिले ना, पहला जो भी नाम आपको मिले, आप समझ जाइए कि वो पहले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो भी आपको नाम मिले तो वो दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहला नंबर पहली गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर दूसरी गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली तो ये तरतीब आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इन नंबर्स से आप मतलब क्या लेते हैं? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको यही बताता है कि रफ्तार जो है वो गैसेस की, कि कौन सी गैस जो है वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करेगी, किस गैस की रफ्तार ज़्यादा होगी, किस गैस की रफ्तार कम होगी। जो गैस ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा भारी होगी उसकी रफ्तार कम होगी, जो गैस हल्की होगी उसकी रफ्तार जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, पतला आदमी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, मोटा आदमी जो है वो स्लो दौड़ेगा। समझ आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर कौन सी गैस भारी है, कौन सी हल्की है, ये हमें वैसे ही अगर हम देखना चाहें, देखें आप रटने नहीं आए, यहाँ पे रट्टे मारने नहीं आए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना चाहते हैं, अपने एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके CSS हैं या कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का इम्तिहान है, आप वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वहाँ पर मौजूद MCQs को समझ के सही टिक लगाना चाहते हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए ज़रा ध्यान से इनको सुनिए। पहली तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको बता रहा है रफ्तार के बारे में। कौन सी गैस ज़्यादा भारी है, कौन सी गैस ज़्यादा हल्की है, इसके लिए बहुत आसान है। आप इसका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास, वैसे इसका फार्मूला भी है, ग्राम ने हमें दिया है, उस फार्मूले को भी यूज़ करेंगे, लेकिन वैसे ही ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। वैसे ही मैं अगर आपसे बोलूँ ना कि कौन सी गैस ज़्यादा भारी है, कौन सी हल्की है, आप मज़े से बता सकते हैं अगर आप इनके मोलर मास निकाल लें। मोलर मास का मतलब होता है एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आपको पता है H2 हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक एटम का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे एटम का एटॉमिक मास भी 1 है, तो 1 + 1 = 2, 2 इसका मोलर मास हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का 2 एटम आपको नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के, एक ऑक्सीजन के एटम का वज़न 16 है, तो दूसरे ऑक्सीजन के एटम का वज़न भी 16 है, तो 16 + 16 = 32।
तो जिसका मोलर मास कम है भाई वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करेगी, उसकी रफ़्तार ज़्यादा होगी, वो हल्की होगी। और जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका डिफ्यूजन रेट कम होगा, उसकी रफ़्तार हल्की होगी। आसान सी बात है। अब यहाँ मोलर मास देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस का 2 है और ऑक्सीजन गैस का 32 है। अब यहाँ पर इन दो नंबर्स को भी मैंने आपको बता दिया है क्लियरली। तो यहाँ पर ये दो नंबर अब आपको क्या बता रहे हैं, हमें रफ़्तार को देखना है, याद रहे। जो गैस हल्की है उसकी रफ़्तार ज़्यादा होगी, ठीक है। जो गैस हल्की है उसकी रफ़्तार ज़्यादा होगी, और ज़्यादा रफ़्तार होगी तो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, ठीक है। ये ज़रा टेक्निकल बातों को समझ जाइए। पहले मैंने क्या बात बताई, ये दोबारा रिपीट कर दूँ। ये दो नंबर लिखे हुए हैं। पहला नंबर जो है वो जो भी पहली गैस हो समझ जाइए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा नंबर जो है वो दूसरी गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने ये बात बताई है कि दो जो गैसेस हैं इनके मोलर मासेस निकाल लें। जो गैस जिसका मोलर मास कम है वो हल्की है, जिसका मोलर मास ज़्यादा है वो भारी है। तो जिसका मोलर मास कम है वो हल्की है, तो मतलब उसकी रफ़्तार जो है वो ज़्यादा है। और जिसका मोलर मास ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो भारी है, मतलब उसकी रफ़्तार कम है। समझ में आ रही बात आपको। तीसरी बात जो अब समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, वो मैं ये समझा रहा हूँ कि ये 1 और 2 जो लिखा हुआ है इसमें आप समझ जाइए जो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा इसका मतलब उसकी रफ़्तार वो ज़्यादा रफ़्तार है। आसान सी बात है। जो बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से वो क्या है, ज़्यादा रफ़्तार है। बड़ा नंबर, बिग नंबर, बड़ा नंबर जो होगा इसका मतलब होगा हाई स्पीड, हाई स्पीड। अब आपने दोनों चीज़ों को इन्वर्स समझा। जिसका मोलर मास कम है उसकी रफ़्तार ज़्यादा है, इसका मोलर मास कम है तो इसकी रफ़्तार ज़्यादा होगी। तो यकीनन यहाँ पर जो बड़ा नंबर होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ आई। इसका मोलर मास कम है, इसका मतलब ये हल्की है, तो इसकी रफ़्तार ज़्यादा होगी। और यहाँ पर इन दो नंबर में से जो नंबर बड़ा होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 2। तो ये 2 जो है वो किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए इस हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। इसका मतलब बिग नंबर मतलब हाई स्पीड, रफ़्तार ज़्यादा है। तो रफ़्तार जो ज़्यादा है तो ये 2 जो है इसको यकीनन हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही ये बात बता दी। पहली बात ही मैंने बताई थी कि पहला नंबर जो है वो पहली गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर जो है वो दूसरी गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑप्शन में ये 2 क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन गैस की रफ़्तार ज़्यादा है, जो कि गलत बात है। ये 2 नंबर किसका होना चाहिए, ये 2 नंबर जो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की है, उसका मोलर मास कम है। तो बड़ा नंबर हाइड्रोजन गैस के लिए होना चाहिए। गैस हल्की है हाइड्रोजन, इसलिए उसकी रफ़्तार ज़्यादा होगी। ज़्यादा रफ़्तार के लिए बड़ा नंबर है। लेकिन इस ऑप्शन में बड़ा नंबर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बात समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा बैक करें, इधर उधर खेलना बंद करें और तवज्जो से मेरी बात को दोबारा सुनें, कोशिश करें कि नोट करें, ठीक है। क्योंकि आप एंट्री टेस्ट वगैरह देने जा रहे होंगे, इतना वक्त नहीं होगा आपके पास। क्विक जो है आपको वहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, सेकंड में आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ क्या इसका हल है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन तो जो है वो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 2 और 1 ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ बाकी है, याद रखिएगा, ये सिर्फ वो है जो कि विजुअल हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और उससे हम आइडिया लगा रहे हैं। लेकिन हतमी बात कब होगी, ग्राहम ने इसका फार्मूला दिया है, हम फार्मूले को यूज़ करेंगे, उससे हमें हतमी बात पता चलेगी कि इनके एक्चुअल नंबर्स हैं क्या। यहाँ पर जो छोटे बड़े नंबर हैं उससे तो हमें ये आइडिया यकीनन होगा कि इस दूसरे ऑप्शन में 2 जो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए है और वो बड़ा नंबर है, और 1 जो है वो यकीनन किसके लिए है,
ऑक्सीजन गैस के लिए है और वो छोटा नंबर है, तो समझ जाइए कि ये तो फिर मामला हमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है कि बड़ा नंबर जो है वो हल्की गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा नंबर जो है वो भारी गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। लेकिन अभी भी हतमी बात नहीं हुई, हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे तब जाके पता चलेगी। एंट्री टेस्ट जो है वो मुकाबले का इम्तिहान होता है, खेल तमाशा नहीं होता। आपका एक MCQ गलत हो गया, पास फेल का चक्कर नहीं होता एंट्री टेस्ट के अंदर, ठीक है। मुकाबला होता है, आपका एक नंबर कम हो गया, किसी का एक नंबर ज़्यादा हो गया, सीट गई आपके हाथ से, उसको मिल जाएगी जिसका एक नंबर ज़्यादा हो गया। बहरहाल यहाँ तक बात हो गई है। तो अब ये तो एक ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बज़ाहिर हमें तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है बड़ा नंबर हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा नंबर ऑक्सीजन को, तो B होना चाहिए। अब C में देखिए, आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं MCQs में, ये मेरी नसीहत याद रखें, आप सारे ऑप्शन देखें, जल्दबाजी ना करें। छोटा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन गैस को, बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन गैस को, तो ये तो हो नहीं सकता। इस D में देखें तो यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन गैस को, छोटा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन गैस को, तो ये भी हमें सही नज़र आता है। इसका मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकते, C और A। अब हमारे पास ये दो रह जाते हैं, B और D। इन दोनों में से कोई एक जो है वो होना चाहिए। अब ये B होगा या D होगा, इसके लिए फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको फार्मूले की ज़रूरत है। फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। फार्मूला आपका बोल रहा है R1 और R2, R1 अपॉन R2 बराबर है अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये आ गया आपके पास फार्मूला। R1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पहला जो भी गैस का नाम आपको दिया गया हो। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें आप गड़बड़ करेंगे, इसलिए जहन को बिल्कुल रिलैक्स रख के ये काम करना है कि पहला नंबर जो है 1 जो है वो पहला नाम आपके सामने जिस गैस का भी आता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो ये R1 हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करूँगा, जो बातें अभी मैं तफसील से बता रहा हूँ मैं वो आगे नहीं बताऊँगा, आगे तो मैं सॉल्व करता जाऊँगा, ध्यान से सुन लें। और दूसरे नंबर वाली गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये R2 जो है वो ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये कैपिटल M मोलर मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि जिसके साथ 2 लगा हुआ है तो ये किसका मोलर मास होगा, दूसरे नंबर पे क्या है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का मोलर मास होगा। ये M के साथ 1 लिखा हुआ है तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली गैस को, ये हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, R1 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ छोटा सा यहाँ पर H2, और R2 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ O2। आपको भी ऐसे ही करना है। मोलर मास दूसरे नंबर वाली गैस का ऑक्सीजन का 32 मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 32। ये मोलर मास 1 हाइड्रोजन गैस का रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक हो गया भाई। अब एक ज़रा मैथमेटिकल बात समझ लीजिए। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बच्चे जो है ना वो मैथमेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मैथ्स में एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइजेशन का मेथड आप कब यूज़ करते हैं, ये तरीका आप कब यूज़ करते हैं, जब डिनोमिनेटर में कोई आपको रूट मिल जाए। इसका हल क्या होगा, इसका हल हमारे पास ये होता है, मिसाल के तौर पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया है, तो इसका हल आपके पास क्या है, इसका हल आपके पास है कि इसको रैशनलाइज करें। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अपॉन में आपके पास जो है वो रूट आ गया। रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करें, जो नीचे लिखा हुआ है उसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करें। 1 से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब आ जाएगा यही। ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इनको मैं अगर एक रूट में ले लूँ इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 का एलसीएम जो आप लेंगे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 और 2, इसी 2 को मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा 2
स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा सिर्फ 2। अब आपके पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ है ना वो सिर्फ 2 है, रूट 2 नहीं है। तो मैंने आपको रैशनलाइज करने का तरीका भी जो है वो यहाँ पर बता दिया, क्योंकि ये कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। आपका आंसर क्लियर आ नहीं रहा होता, आप उलझे हुए होते हैं यार मसला क्या है। तो मसला ये है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट मौजूद है, इसको भी हमें रैशनलाइज ही करना चाहिए, लेकिन हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इसको रैशनलाइज ना किया जाए और कोई आसान सा तरीका हो जिससे ये मसला हल हो जाए। तो एक तरीका और है, उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हो सकता है ये। बहरहाल तो ये रैशनलाइज करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। देखा आपने किस तरह से आपके पास डिनोमिनेटर में अब रूट नहीं है बल्कि एक नॉर्मल नंबर है 2। ठीक है भाई, अब इसको देख लेते हैं, इसका क्या करें। इसको करने का एक और तरीका है कि आप जो है वो RH2 अपॉन RO2 इज इक्वल टू एक बड़ा सा रेडिकल लगा लें। ऐसा आप कर सकते हैं। अब आप इसको काट दें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके साथ आया, 2 6 ज़ा 12। क्या आपके पास बचा यहाँ पर 16 और नीचे आपके पास बचा 1। जवाब आपके पास कुछ इस किस्म का आएगा, RH2 अपॉन RO2 इज़ इक्वल टू √16 और 1 के ऊपर आप रूट लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको वैसे ही आप रहने दें। ठीक है, नीचे चाहें तो 1 को आप गायब भी कर दें, हर नंबर के नीचे 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस 1 को गायब नहीं करेंगे, इसको हम रखेंगे क्योंकि ये हमारे रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 16 का क्या किया जाए, आपको रूट का तो एक हल पता है ना, कि अंदर जो भी नंबर हो अगर वो स्क्वायर में आ जाए तो वो स्क्वायर रूट को काट देता है। अब देखें 16 लिखा हुआ है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो 4 ये मसला हल कर रहा है आपका। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इसको आप 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 1। ये स्क्वायर रूट को काट देगा, RH2 अपॉन RO2। अंदर क्या बचा आपके पास, 4 अपॉन 1 बचा। ये जो हमारे पास रेशो होता है ना, रेशो जिसमें ये 2 डॉट लगे हुए होते हैं, मिसाल के तौर पर 3:5 ये है, तो पता है इसका एक और तरीका क्या है, बड़ा ही आसान है। ये रेशो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ना तो आप इसको डिवाइड की शक्ल में ले आइए, मतलब इंटरचेंजेबल हैं। रेशो जो है उसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3/5, और इसी 3/5 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3:5। समझ में आ रही है बात। तो ये 4/1 जो है इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4:1। लेकिन ये 4:1 लिखने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि ये क्या है, रेट है किसका, हाइड्रोजन का। ये क्या है, रेट किसका, ऑक्सीजन का। तो ये जो हाइड्रोजन का रेट है इसके सामने क्या है 16, और ऑक्सीजन का जो रेट है उसके सामने क्या है 1। तो आमने सामने आप देख लें, यहाँ पर जो भी गैस लिखी हुई होगी उसके सामने उसका रेट होगा, यहाँ पे जो भी गैस लिखी होगी उसके सामने उसका रेट होगा। तो ये हाइड्रोजन का रेट चल रहा है, इसी 16 से 4 हुआ और ये फाइनली 4:1 आपके पास आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन का जो रेट है वो आपके पास क्या है 4, ठीक है भाई, और ऑक्सीजन का जो रेट है वो आपके पास क्या है 1। अब ज़रा आपने चारों ऑप्शंस जो हैं वो देख लीजिए, क्या रेशो बना है आपके चारों ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन ए आपको नज़र आ रहा है 1:2, दूसरा आपको नज़र आ रहा है 2:1, सी आपको नज़र आ रहा है सी 1:4,
और डी आपको नज़र आ रहा है 4:1। तो ये 4:1 जो है इस तरह से आया है 4:1, और ये क्या है आपका, ये डी है। तो डी पे आप टिक लगा लीजिए। इत्मीनान रखिए कि इतनी डिटेल्ड बात जो है ना मैं आगे वाले एमसीक्यूज़ में नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि ये पूरे चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट था इस वजह से मैंने इसको तफसील से बताया। अभी भी अगर पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आई, वीडियो बैक करके दोबारा समझ लें, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी इन सॉल्यूशंस को देखने में। ठीक है भाई। तो पहला जो है उसका क्या है, हमारे पास डी है 4:1। हाइड्रोजन गैस जो है 4:1, ये 4 जो है हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई आपसे पूछता है भाई इसका मतलब क्या है, तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 गुना तेज़ जो है वो हरकत कर सकती है ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में। यानी कि हाइड्रोजन गैस 4 गुना ज़्यादा फास्ट है ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा नंबर ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड एमसीक्यू देखें। दूसरे एमसीक्यूज में कह रहा है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है। दूसरे वाले का जो है वो आप इसने यानी कि गैस जो है वो कलेक्ट की जा रही है पानी के ऊपर, ये किसकी एग्जाम्पल है, ग्राहम्स लॉ की, डाल्टन्स लॉ की, एवोगैड्रोस लॉ की, या गे-लुसाक्स लॉ। तो ये बी जो है इस पर टिक लगा लीजिए, डाल्टन्स लॉ, बी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तीसरे को देखते हैं, तीसरे में क्या है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ मैक्सिमम। इसको ज़रा समझिएगा, ये कह रहा है मोलर वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन गैस का मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्या, ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। टू द पॉइंट, इसको नोट कर लें, इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। जब भी मोलर वॉल्यूम आए आप समझ जाइए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल किसका, जिस गैस की भी बात की जा रही है, जिस चीज़ की भी बात की जा रही है, 1 मोल जो है ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस का जो 1 मोल होगा उसका वॉल्यूम, इसी को वो कह रहा है मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन गैस का, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा। कब, अगर 4 उसने ऑप्शन दिए हैं। ए में उसने कहा है अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और प्रेशर जो हो 1 एटमॉस्फेरिक हो, क्या तब होगा ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और जो है प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। बी, अगर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और आपके पास 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। सी में कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 हो, तब होगा क्या ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम। या डी में आपसे बोल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और एंड 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अब ये जानने के लिए कि मोलर वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन गैस का इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन पे मैक्सिमम होगा, इसके लिए आपको जो है वो ज़रूरत है किस चीज़ की, इस चीज़ की, कि पहले सॉल्व करें इसको। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर
टी। ठीक है भाई, ये ए के लिए प्रेशर को वहाँ ले जाइए, वॉल्यूम यहाँ रह जाएगा एन आर टी। नंबर एन जो है नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 0.0821, और टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये पी जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल एन की जगह पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह पर 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है, केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है, डिवाइडेड बाय प्रेशर उसने कितना बताया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नीचे भी 1 आ गया। आप इसको सॉल्व कर लें, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, देखें क्या जवाब आ रहा है। 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, 22.41 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम आएगा ऑक्सीजन गैस का, अगर आप ये कंडीशंस रखते हैं, इतना प्रेशर रखते हैं, इतना टेम्परेचर रखते हैं, तो ये हमें वॉल्यूम मिल गया। उसने मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, याद रहे। तो बी में हम अब बी में ज़रा चेक करते हैं, बी में क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, वी इज़ इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एक ही रहेगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 273 केल्विन के बराबर है। प्रेशर उसने बोला है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है भाई। तो 0.0821 और उसको मल्टीप्लाई करें 273 से, तो आपका जवाब आएगा 22.41 डिवाइडेड बाय 2। तो 22.41 को 2 पे आप डिवाइड कर दें, 11.20 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ए वाली सिचुएशन में हमें वॉल्यूम मिल रहा है 22.41 क्यूबिक डेसीमीटर, बी वाली पोजीशन में हमें वॉल्यूम मिल रहा है 11.20 क्यूबिक डेसीमीटर। अब सी वाली पोजीशन में ज़रा देख लें क्या होता है। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, वी इज़ इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, वी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आपको केल्विन में फाइंड आउट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस कर दें 273 से, ये फार्मूला है, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास 25 है प्लस 273, ये बन जाएगा 298 केल्विन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 298 डिवाइडेड बाय सी में प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। (0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298, 24.465 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है भाई। अब डी वाले को भी चेक कर लें, आखिरी वाला डी जो है हमारे पास, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी,
V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, नंबर ऑफ मोल 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर यहाँ पर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब 298 बनेगा, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लें आप, 0.0821 को मल्टीप्लाई करें 298 से, फिर डिवाइड करें 2 पे, 821 मल्टीप्लाई बाय 298 डिवाइडेड बाय 2, 12.2329 12.2329 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये चारों का मैंने जो है वो निकाल दिया आपके सामने। ए जो है उसमें हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है ऑक्सीजन गैस का 22.41, बी जो है उसमें हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है 11.20 क्यूबिक डेसीमीटर, सी जो है उसमें हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है 24.465 क्यूबिक डेसीमीटर, और डी जो है इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का बन रहा है 12.23 क्यूबिक डेसीमीटर। तो मैक्सिमम उसने बोला है, मैक्सिमम किस पे होगा, तो मैक्सिमम देखें ये रहा सी, तो सी पे आप टिक लगा लीजिए। इस पर मैक्सिमम होगा ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम। अच्छा भाई, अगला हमारे पास 4 जो है, द डिफ्यूजन रेट ऑफ, ये हमारे पास है प्रोपेन गैस C3H8, प्रोपेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर सेम, डिफ्यूजन रेट इन दोनों गैसेस का सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड का और प्रोपेन का आर सेम, बिकॉज वजह इसकी बता दीजिए। ए में बोल रहा है बोथ आर पॉली एटॉमिक गैसेस, कि दोनों जो हैं वो पॉली एटॉमिक गैसेस हैं, क्या ये वजह है, मतलब एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनने वाली गैसेस हैं। बी में कह रहा है बोथ आर डेंसर देन एयर, क्योंकि ये दोनों गैसेस जो हैं वो हवा से ज़्यादा कसीफ हैं, एयर से ज़्यादा डेंस हैं, क्या ये वजह है। सी में बोल रहा है बोथ हैव सेम मोलर मास, क्योंकि दोनों का मोलर मास जो है वो सेम है, क्या ये वजह है। डी में बोल रहा है बोथ कंटेन्स कार्बन एटम, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम मौजूद हैं, क्या ये वजह है कि दोनों का डिफ्यूजन रेट जो है वो सेम है। तो ए, बी और डी ये वजह नहीं है, सी जो है ये वजह है कि इन दोनों का डिफ्यूजन रेट सेम है, क्योंकि दोनों का जो है वो मोलर मास सेम है। तो सी पे टिक लगा लीजिए आप। नंबर 5 पे, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली ज़ीरो। ये आपको, ये चार्ल्स लॉ जो आप पढ़ते हैं ना, तो ये चार्ल्स ने जो है एक ग्राफ बनाया था, और उस ग्राफ के अंदर जो है वो जिसमें उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिया था, ठीक है। तो वो ग्राफ जो है उसका ये बता रहा था कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम आप ज़ीरो करना चाहते हैं, आपको पता है किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो करने का मतलब क्या है। इसके लिए वॉल्यूम का आप मतलब समझ लीजिए, वॉल्यूम का मतलब है उसका जिस्म। ये बुक है, अगर मैं कहूँ इसका वॉल्यूम, तो इसका मतलब इस बुक का जिस्म। और अगर मैं कह रहा हूँ कि इस बुक का वॉल्यूम ज़ीरो हो गया है, तो इसका मतलब इसका जिस्म ज़ीरो हो गया है, इसकी बॉडी ज़ीरो हो गई है, इसका मतलब इसका वजूद ही ख़त्म हो गया है। गैस ये चीज़ ही ख़त्म हो गई है, इसका वजूद ही नहीं है, नथिंग, ये नथिंग हो गई अगर इसका वॉल्यूम ज़ीरो हो गया है। तो इस बात को ज़रा समझिएगा। तो चार्ल्स ने ग्राफ की मदद से ये बात फाइंड आउट की कि एक टेम्परेचर ऐसा है कि अगर वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक हम किसी गैस को ले जाएं, तो वो जो है वो गैस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। थ्योरेटिकल का मतलब यही है कि किसी ने जो है वो पेपर वर्क किया है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली काम नहीं किया, ठीक है। किसी शख्स का मैथमेटिकल वर्क जो है, किसी शख्स की कैलकुलेशंस जो हैं वो ये बात प्रूफ करती हैं कि ऐसा होगा। जैसे कि चार्ल्स ने जो है वो मैथमेटिकली
ग्राफ बना के इस बात को साबित किया कि भाई अगर ये टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का तो क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा। अब ये टेम्परेचर क्या हम अचीव कर सकते हैं? क्या ये टेम्परेचर अचीव हो सकता है? नहीं भाई, ये टेम्परेचर पता है आपको कौन सा है? इसको हम कहते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप लें तो, अगर केल्विन में लेंगे तो ये होगा 0 डिग्री केल्विन। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, ठीक है। पता है आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, -1, -2, -3, -10, -50, -100, -200। कितना माइनस पे जाएगा भाई? एक हद है, इससे ज़्यादा माइनस पे नहीं जाएगा, एक लिमिट है, ठीक है। इतनी ज़्यादा ठंडक अगर पहुँचेगी तो कितना पहुँचेगी? -200 तक आप ले जाइए, -250 तक आप ले जाइए, लेकिन अभी तक जो है वो ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो सका। आप कितना ही ठंडा कर लें किसी भी चीज़ को, वो इस टेम्परेचर तक आती ही नहीं है। अभी तक का लेटेस्ट रिसर्च वर्क ये, 2 साइंटिस्ट हैं लेटेस्ट रिसेंटली, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि टेम्परेचर को ये टेम्परेचर -273 अचीव हो जाए, लेकिन ये जो है वो अचीव वो कर नहीं पाए। इसके नज़दीक तक तो वो ले गए थे, ठीक है, लेकिन ये वो यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। फेसबुक के ऊपर ही मैंने वीडियो देखी थी एक। और अगर केल्विन में देखें तो 0 केल्विन इस टेम्परेचर पे, तो ये इक्वल हैं दोनों। सेंटीग्रेड -273 इज़ इक्वल टू 0 केल्विन, तो आप 0 केल्विन भी कह सकते हैं। इसीलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जब कभी भी कहीं आप सुने तो समझ जाइएगा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। कौन सा? वही थ्योरेटिकल टेम्परेचर जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में -273 है, केल्विन में 0 है, और इसीलिए इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। ये 0 केल्विन अभी तक अचीव नहीं किया जा सका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ए में कह रहा है नहीं, बी में कह रहा है 0 केल्विन। जी बिल्कुल, तो 0 केल्विन जो है, इसमें बी जो है वो आपका, इस पर टिक लगा लीजिए, 0 केल्विन। सी में भी आप चॉइस देख लें 273 केल्विन, नहीं। डी में भी देख लें आप 273 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, 6 को भी देख लें आप, 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है रियल गैस रीचेस द आइडियल बिहेवियर एट। रियल गैसेस जो हैं, अगर आपने वो रियल गैसेस और आइडियल गैस डेविएशन वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी तो मैं एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकता। बहरहाल, अगर आप रियल गैस को आइडियल गैस बनाना चाहते हैं तो उस रियल गैस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? उस रियल गैस का बिहेवियर ये होगा, ए में बोल रहा है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, कि अगर आप किसी रियल गैस को जो है वो आइडियल गैस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस रियल गैस का जो है वो टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर भी लो कर दें। क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बी में कह रहा है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा या प्रेशर को हाई करना पड़ेगा? नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। सी में कह रहा है क्या आपको टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा? नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। डी में कह रहा है क्या आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या फिर बहुत लो प्रेशर जो है वो देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, प्रेशर जो है वो बहुत लो हो और जो है टेम्परेचर जो है वो हाई हो। तो इस सिचुएशन में कोई रियल गैस जो है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है अगर तो टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर जो है वो लो हो। तो ये आप डी पे जो है वो टिक लगा लीजिए। ये 6 का जो है वो आपका डी है, ठीक है भाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हम कर चुके। बाकी हमारे पास 7 8 9 10 4 रह गए। इंशाल्लाह MCQs पार्ट 2 में करेंगे। ये MCQs पार्ट 1 हो गया, सोल्यूशन पार्ट 1 हो गया।
क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको लग रहा होगा आवाज़ से भी, तो मज़ीद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।